हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीआई क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल स्ट्रेंथ एनालिसिस एंड और स्ट्रेंथ ब्लाइंडनेस। ये इसके नीचे जो चीज़ें आने वाली हैं वो, और फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये आपका पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर फर्स्ट, जो आपका रिवाइज्ड सिलेबस है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। उसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका बिहेवियरल स्किल्स, और ये वीडियो उसका पार्ट थर्ड है जिसके अंदर हम इस टॉपिक को और इसके नीचे जो टॉपिक्स आने वाले हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अब ये क्वेश्चन है एक दो जो मैं आपको चाहता हूं कि आप कंसिडर करें, तो उनके आंसर से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि बिहेवियरल स्किल्स का पर्सनल स्ट्रेंथ एनालिसिस से क्या मतलब है, क्या वास्ता है इसका। तो अगर आपको याद है, सबसे पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहेवियरल स्किल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, और ठीक है, एक्सपेक्टेशन नहीं था वो, एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स थी, है ना। तो ये सारी की सारी क्या होती थी, आपकी कुछ कॉमन और मेजर बिहेवियरल स्किल्स थी, ठीक है। अब इसका इससे क्या ताल्लुक है ये देखते हैं कि देखो, जब तक आपको नाम से क्या लग रहा है, पर्सनल स्ट्रेंथ एनालिसिस, यानी कि आपकी खुद की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है आपकी, वो क्या होती है उसका एनालिसिस करना, यानी कि उसका आंकलन करना ही आपका पर्सनल स्ट्रेंथ एनालिसिस होता है। अब जब आपको एक चीज़ ये पता होगी कि मेरे पास में मेरे जो वीक पॉइंट्स हैं वो क्या हैं और मेरे जो प्लस पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, तो वो क्या आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी या नहीं होंगी। सपोजिटली आप आज बोलने में इतने अच्छे नहीं हो जितने आप कल होंगे या जितने आप आज से 2 साल बाद होंगे, तो उस केस में आपको पता लग गया कि ठीक है, मेरी पर्सनल स्ट्रेंथ एनालिसिस में मुझे पता लगा कि मैं बोलने में वीक हूँ। तो आपको क्या पता लगा, आपका वीक पॉइंट पता लगा, उससे आपने अपनी वीकनेस पे काम किया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ी। तो हो क्या रहा है, आपकी वो सारी की सारी स्किल्स जो मैं एक एक करके कह रहा हूँ वो अल्टीमेटली बिहेवियरल स्किल्स ही तो आपकी अच्छी हो रही हैं। तो इसलिए पर्सनल स्ट्रेंथ एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है आपकी बिहेवियरल स्किल्स को पॉलिश करने में। इसलिए आज हम इसको पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ये मैं अलग से नहीं, कुछ भी नहीं करा रहा हूँ, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि ये ज़रूरी क्यों है, ठीक है। वाई इज इट नेसेसरी, ये ज़रूरी क्यों है। तो इसके लिए मैं आपसे ही एक दो सवाल कर लूँगा और उसके बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ कि जब आप अपनी लाइफ में अपने स्ट्रेंथ जो है आपकी, उसे आइडेंटिफाई कर लेते हो, आपकी जो वीकनेस होती है, जो आपके मतलब कौन से होते हैं कि इस चीज़ में आप कमज़ोर हो, जब आप उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उससे क्या होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हो ज़िंदगी में और आगे बढ़ने के लिए, और आप अपनी वीकनेस का इस्तेमाल करते हो उसमें जो पॉइंट जहां आप वीक हो उन्हें इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आप ज़िंदगी में जो आपकी सक्सेस की पाथ है उसमें जो है अड़चने ना आए। इसलिए पर्सनल स्ट्रेंथ एनालिसिस ज़रूरी होता है। जैसे मैं एक बहुत ही सामान्य उदाहरण लेता हूँ। एक सबको पता होगा, एक नेशनल टीवी शो पे, एक जो नेशनल टीवी है ना, उस पर एक शो आता है, द कपिल शर्मा शो। द कपिल शर्मा शो, तो मैं यहाँ पे कपिल शर्मा का उदाहरण ले रहा हूँ। ये कॉमेडी करता है ना। ज़्यादातर आप में से ज़्यादातर लोग इन्हें से जानते होंगे, इन्हें जानते होंगे, तो इसलिए मैंने एक ऐसा सामान्य उदाहरण लिया है। तो कपिल शर्मा जो हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है कि वो लोगों को हंसा लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से हंसाना जानते हैं। ऐसे ही आपकी भी कोई स्ट्रेंथ हो सकती है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो कपिल शर्मा की स्ट्रेंथ क्या थी कि मैं हंसा सकता हूँ लोगों को, बट
जब तक उन्हें ये पता नहीं लगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, किस चीज़ में मैं अपना 110% दे के ज़िंदगी में कामयाब हो सकता हूँ, तब तक वो भी ज़िंदगी में अपने संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, मुझे उनकी पूरी लाइफ स्टोरी नहीं पता, बट मुझे जो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया है वो मैंने आपको बता दिया। तो जब तक इन्हें अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता चला कि मेरे अंदर क्या एक अच्छी चीज़ है, क्या एक गुण है जो दूसरों से मुझे अलग बनाता है, वही मेरी स्ट्रेंथ है, और उसी स्ट्रेंथ पे मुझे अपना 110% देना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस की जो मेरी बात है वो स्मूथ हो जाए। क्लियर है? इसलिए हमें जो है अपनी स्ट्रेंथ का एनालिसिस करना ज़रूरी होता है लाइफ में। और दूसरे हाथ पे मैं इसे क्या कह सकता हूँ कि अगर आपके कुछ वीक पॉइंट्स हैं और आपको उन वीक पॉइंट्स का पता नहीं है, तो बस आप अपने आप को जो है ऐसे धकेल रहे हो अपनी गाड़ी, तो उस केस में क्या होगा कि वीक पॉइंट्स आपको पता चलेंगे नहीं, आप उन पे काम करोगे नहीं, और जब जब आप कामयाबी के रास्ते पे चलोगे तब तब उसमें जो है ऐसे कुछ ना कुछ बैरियर्स आते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपका अटकता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आपके वीक पॉइंट्स हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जो आपके वीक पॉइंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। या फिर जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनका सॉल्यूशन जो है ना वो हार्ड हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, आपने अपने वीक पॉइंट्स पे काम नहीं किया। इसलिए पर्सनल स्ट्रेंथ एनालिसिस ज़रूरी होता है एक परफॉर्मर, एक इंडिविजुअल की लाइफ में। वो चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आपके कोई टीचर हो, चाहे कोई एम्प्लॉयर हो, कुछ भी हो, चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन हो, पूरा का पूरा एक टीम हो, सबकी लाइफ में पर्सनल स्ट्रेंथ एनालिसिस का जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आप अपने फ्यूचर को, जो आपके फ्यूचर में आपका जो सक्सेस वाला पार्ट है, उसे बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही स्मूथ तरीके से अपने गोल को अचीव कर सको। क्लियर है? इसके बाद एक टर्म है यहाँ पे जो बार बार आ रही है, स्ट्रेंथ ब्लाइंडनेस। पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ आपको कि ये क्या है, उसके बाद हम आगे इसमें पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ ब्लाइंडनेस क्या है? आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, इसे नाम से क्या लग रहा है? नाम से ही मतलब निकालने होते हैं हमेशा, ज़्यादातर केसेस में। स्ट्रेंथ यानी कि आपकी ताकत, और ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन, है ना, अंधापन काइंड ऑफ थिंग मैं कह सकता हूँ। ब्लाइंड मतलब क्योंकि अंधा होता है, और ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन। यानी कि आप जब अपनी स्ट्रेंथ को देख नहीं पाते या फिर उसका आंकलन नहीं कर पाते, उस चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रेंथ ब्लाइंडनेस। और स्ट्रेंथ ब्लाइंडनेस किस किस तरीके से हो सकती है कि या तो आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हो कि आप खुद के बारे में सोच नहीं पा रहे हो, या खुद से बातचीत नहीं कर पा रहे हो, खुद को पहचान नहीं पा रहे हो। तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ कि आप अनअवेयर हो। अनअवेयर हो किसके बारे में? सेल्फ अनअवेयर। आपको खुद के बारे में कुछ चीज़ें पता ही नहीं, सेल्फ अनअवेयर हो आप। या फिर आप जो है ओवर एस्टिमेट कर रहे हो अपने आप को, या फिर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो रियलिटी होती है, जो वास्तविकता होती है, और जो आप सोचते हो अपने बारे में, वो दोनों जो है मैच नहीं करते, और वहाँ पे जिस चीज़ का जन्म होता है वो होता है स्ट्रेंथ ब्लाइंडनेस। ज़्यादातर लोग वो जो अपने आप को लेके जागरूक नहीं होते, जो ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं खुद को, या जो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, वो ज़्यादातर लोग जो है स्ट्रेंथ ब्लाइंडनेस से सफ़र करते हैं। और भारत में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स हैं, वो स्ट्रेंथ ब्लाइंडनेस का सामना करते हैं एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ। ठीक है, क्योंकि हमें हमारे अंदर झांकने का वक्त नहीं मिलता, पूरा दिन तो हम ऐसे ही बिता देते हैं, तो अपने अंदर झांकने का मौका नहीं मिलता। दूसरे लोग आके हमें जो बताते हैं उनकी हम सुनते नहीं हैं, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है सामने वाले जो लोग आ रहे हैं वो सही बता रहे हैं, वो उनमें से भी कुछ गलत बता रहे हैं, कुछ सही बता रहे हैं, तो उनके हम सुनते नहीं हैं। तो उस केस में क्या हो जाता है, हम अपने आप को इवेल्युएट कर ही नहीं पाते कि हम हैं कहाँ पे, क्या हमारे अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या हमारे बुरे पॉइंट्स हैं, जो हम जो है डिस्कस करने वाले हैं आज इस पूरी वीडियो के अंदर। तो अब यहाँ पे दो टर्म आई, ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट। इसका क्या मतलब है भाई? सेल्फ अनअवेयर तो आपको पता लग गया कि आपको अपने बारे में जागरूकता ही नहीं है। ओवर एस्टिमेट में क्या हुआ, आप जो है बिल्कुल स्क्रैच पे हो, अभी आपने शुरू ही किया है कुछ चीज़, और आपने जो है ये सोच लिया कि 1 साल में मैं जो है 1 तो करोड़ रुपए कमा लूँगा, और 1 ले लूँगा मैं लग्जरी गाड़ी, 1 खरीद लूँगा मैं बंगला।
ये हो गया ओवर एस्टिमेट। कोई भी इंसान जो एक साल बिल्कुल ऐसे स्क्रैच से शुरू करता है ना, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दो, बट एक साल में इतना कुछ नहीं कर सकता। अगर आप ऐसे सोचते हो, आपका माइंडसेट अगर ऐसे चलता है, तो आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हो खुद को, और उस केस में भी आपको जो है स्ट्रेंथ ब्लाइंडनेस से आपको सफ़र करना पड़ता है। अंडर एस्टिमेट क्या होता है कि इन्होंने जो है एक साल में हवाई जहाज़ के सपने देख लिए थे। दूसरी तरफ क्या है कि आप हो, इस बार आपने अपनी सोच को थोड़ा सा छोटा रख लिया, आपने अपने एम्बिशंस छोटे सेट कर लिए। उसमें इसमें क्या हुआ, आपने जो है टाइम लगा लिया पूरा 10 साल का, कि 10 साल में मैं जो है एक तो बन जाऊंगा क्लर्क, एक बन जाऊंगा मैं बाबू, है ना, ये बाबू दूसरा वाला बैंक वाला बाबू, ठीक है, ऐसे बाबू नहीं बनना किसी का, मजाक से हट के चलो वापस आ जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अंडर एस्टिमेट कर लिया। 10 साल में वो जो एक मतलब पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर सकते थे, गाड़ी घर बंगला, अगर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करें, या फिर अपने आप को एक एज अ बेटर पर्सन बना सकते थे, वो 10 साल में जो है अपने आप को वहाँ तक सोच ही नहीं रहे। उन्होंने बस ये सोच लिया कि 10 साल में मैं जो है क्लर्क बन जाऊँ और मेरी शादी हो जाए और मेरा एक छोटा सा घर हो। वहाँ क्या हुआ, उन्होंने सपने को समेट लिया अपना। तो ऐसे केसेस को कहते हैं हम अंडर एस्टिमेट। ऐसे केसेस में हम जो है स्ट्रेंथ ब्लाइंडनेस का सामना करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए एक स्टैंडर्ड जो है होता है, जो हमें फॉलो करना पड़ता है, ताकि आज उम्र रहते हुए हम इन सब चीज़ों का सही आंकलन कर लें, ताकि हम अपने एम्बिशंस सही सेट कर सके कल, और फिर हम उन्हें अचीव करने के लिए काम करें। ऐसा होता है कभी कभी कि अगर आप अपना सेल्फ टेस्ट नहीं करते हैं ना, आप अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं स्ट्रेंथ का, वीकनेस का, अपॉर्चुनिटीज़ का, तो उसमें क्या होता है कि आज से 3 साल बाद आप जो है कहीं पहुंच गए, कोई अच्छी जगह पे पहुंच गए, और आप में भी खुश हो अंदर से और कभी नहीं हो, है ना, आपके अंदर एक रिग्रेट आ गया कि यार मैं इससे बेहतर कर सकता था। वो क्यों हुआ ऐसा? और एक्चुअल में वास्तविकता भी यही है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। वो जो है 5 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद एक छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब लेके बैठ जाते हैं, या फिर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री में कोई जॉब लेके बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब छोटी या बड़ी होती है, बट आपने क्योंकि एक वक्त पे ये सब चीज़ें नहीं देखी कि मैं क्या कर सकता था, इस एक पर्टिकुलर चीज़ को मिस करने के चक्कर में क्या होता है कि जो आप पा सकते थे, आप उससे कम कर पाते हो, आप उससे कम अचीव कर पाते हो। और इसलिए इस चीज़ को आपकी बुक में सबसे पहले रखा गया कि जब आप पढ़ना स्टार्ट कर ही रहे हो ना, तो पहले ही अपने गोल्स को सेट कर लो, उसके बाद आगे की चीज़ें होंगी। ठीक है, ये पहले आपको बहुत बाद में पढ़ाया जाता था इस बुक में, और अभी मुझे समझ में आया है कि इसमें ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए इस चैप्टर को सबसे पहले रखा जा रहा है अब। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है, ये चीज़ें होती क्या हैं, और इन सब चीज़ों के ना होने से आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ सकता है। क्लियर है? इसके बाद अब आपको जब ये पता लग गया कि ये ज़रूरी है, क्यों है, इसका क्या ताल्लुक है आपके चैप्टर से, आपकी पढ़ाई से, आगे आ जाते हैं कि अब इसे करते कैसे हैं, हाउ इज़ इट डन, ये किया कैसे जाता है। तो आपके सिलेबस के हिसाब से एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। क्या कहते हैं? स्वॉट एनालिसिस। इस स्वॉट एनालिसिस में आप जो है अपनी एस फॉर स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट करते हो, W फॉर वीकनेस को इवैल्यूएट करते हो, O फॉर अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करते हो, और T फॉर थ्रेट्स को इवैल्यूएट करते हो। थ्रेट्स बोलते हैं इसको, थ्रेट। ठीक है, तो थ्रेट्स को इवैल्यूएट करते हो। अब ये किया कैसे जाता है, इस पे भी अभी बात करेंगे। पहले मैं कर देता हूँ ये बोर्ड रफ, और इस चीज़ को लिख लेते हैं पूरा बोर्ड पे समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है स्वॉट एनालिसिस, जहाँ पे S इज़ फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, और एंड T फॉर थ्रेट्स।
तो अब इसमें एक चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। स्वॉट एनालिसिस में आप किसी भी एक इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल यानी कि कोई भी एक आदमी है, कोई भी एक लेडी, कोई भी एक पर्सन, उसका हम एग्जामिन करते हैं। उसको एग्जामिन करके क्या पता करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसके लिए उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटी क्या है और उसके लिए थ्रेट्स क्या है। वो एक इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है, वो एक पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है। ये टेस्ट जो है एक इंडिविजुअल के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ठीक है, आप इसे खुद भी कर सकते हो और आपको एक एक्सरसाइज दी भी जाएगी जिसमें आपको ये खुद करना है इस बार अपने लिए। इसमें क्या होता है, सपोज करो ये आपका पास्ट है, ये क्या है आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका फ्यूचर है, ये आपका फ्यूचर है। इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली जो भी कुछ होगा होगा तो प्रेजेंट में ही, बट स्वॉट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करते हैं कि आपने पास्ट में क्या क्या चीज़ें की, वो आपका जो एक्सपीरियंस रहा अतीत में वो कैसा था, उनका इस्तेमाल करते हैं और उन एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे आज आपने क्या क्या सीख लिया है ना, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके लिए क्या भविष्य में या आज कोई अपॉर्चुनिटी है जिस पे आप बेहतर कर सकते हो आज से, और आपके लिए थ्रेट्स क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट में नोट डाउन कर लेते हैं एक इंडिविजुअल की। उसके बाद आपके पास जो ये पूरा का पूरा प्रेजेंट में डेटा आएगा, इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद यहाँ पे ये बनेगा एक ऐसी चीज़ है, ऐसा एक चार्ट बनेगा, वो पूरा का पूरा क्या होगा, एक डेटा होगा। ठीक है, वो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा डेटा होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ वो आपके इनसाइट्स, वो आपके नंबर्स या फिर वो आपके रिटन स्टेटमेंट, उन पे आपको विचार करना होता है और वो चीज़ें आपको मदद करती हैं आपके फ्यूचर को ब्राइट एंड सिक्योर बनाने में। फिर आप उस आज प्रेजेंट के इस टेस्ट के डेटा और इनसाइट्स के बिहाफ पे क्या करते हो, अपना फ्यूचर तय करते हो कि अब मुझे आगे क्या करना है। स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेंथ को क्या मैं अपना 110% दे के कामयाब हो जाऊं, वीकनेस है तो क्या मैं अपनी वीकनेस को दूर करके कामयाब हो जाऊं, मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है क्या मैं उस पर काम करके कामयाब हो जाऊं, कोई मेरे लिए थ्रेट्स हैं तो क्या मैं उनसे खुद को दूर करके कामयाब हो जाऊं। तो कुल मिला के इस पूरे टेस्ट का मकसद क्या होता है कि अतीत के एक्सपीरियंसेस से जो सीख लिया, जो महसूस किया, उसका इस्तेमाल करके एक डेटा और इंसाइट्स बनाने पूरे ऐसे पेपर पे, और फिर उन्हें बिल्कुल एग्जॉस्टिव बनाना इतना कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आपके पास आए, और फिर उस डेटा का इस्तेमाल करके अपना फ्यूचर रोड मैप करना, फ्यूचर सेट करना कि अब आगे मैं आने वाले समय में ये करने वाला हूँ अपनी कामयाबी के लिए, अपने सक्सेस पाथ के लिए। ये होता है स्वॉट एनालिसिस, ये होता है ऐसे टेस्ट। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे होता है। अब हम इनमें से एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ में क्या चीज़ आती है, वीकनेस में क्या चीज़ आती है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी मैं ख़त्म कर देता हूँ। स्ट्रेंथ होती है आपके प्लस पॉइंट्स, यानी कि वो चीज़ें दैट यू आर डूइंग वेल देन अदर्स, वो चीज़ें जो आप दूसरों से बेहतर कर रहे हो, वो आपके क्या होते हैं, स्ट्रेंथ होती है, वो आपके क्या होते हैं, प्लस पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या होगा, वो चीज़, वो आपकी कैपेबिलिटीज़ या वो स्किल्स जिसमें आप दूसरों से बहुत अच्छा बेहतर कर रहे हो, वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। या फिर आपकी वो स्किल्स या फिर वो कैपेबिलिटीज़ जहाँ पे आप दूसरों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, जहाँ पे आपको विश्वास है कि मैं बेहतर कर लूँगा, वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। अब स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए क्या करना होता है, अपने आप से हमें पूछने होते हैं क्वेश्चंस कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए आपको लोग प्रेज़ करते हैं। प्रेज़ यानी कि आपके पास लोग आते हैं और आपको लोग आके कहते हैं कि यार ये काम तो तू बहुत अच्छा करता है। जैसे अगर कोई गाना गाना बहुत अच्छा जानता है तो
और लोग आके उसे कह रहे हैं यार तू गाना तो बहुत बढ़िया गाता है, तू गाया कर। तो जिस चीज़ के लिए लोग आपको आके कह रहे हैं कि प्रेज कर रहे हैं, है ना, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको पहचाननी कैसे है अपनी स्ट्रेंथ, पहचाननी कैसे है, आपको बैठना है, ऑब्जर्व करना है खुद को कि किस चीज़ के लिए लोग मुझे अच्छा बताते हैं। अच्छा मैं गाना अच्छा गाता हूँ तो इसका मतलब वो गाना मेरा प्लस पॉइंट हो गया। मैं लिखता अच्छा हूँ तो लिखना मेरा प्लस पॉइंट हो गया। मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, लोग आके मुझे बता रहे हैं तो मैं वहाँ पे अच्छा हो गया। दूसरी चीज़, आपको खुद से क्वेश्चन करना है कि किस चीज़ को लेके आप कॉन्फिडेंट हो, किस चीज़ को लेके आपके अंदर एक विश्वास है कि मैं ज़िंदगी में क्या अच्छा कर सकता हूँ। भले आपको लोग नहीं आके कह रहे, आपको खुद क्या फील हो रहा है कि यार मैं ये मशीन बहुत अच्छी चलानी जानता हूँ, मैं कंप्यूटर्स में मास्टरी कर सकता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में जो है सबको पीछे कर दूंगा। ठीक है, वो चीज़, वो जो आंसर आएंगे इन सवालों के बाद कि हाँ मैं इस चीज़ में अच्छा कर सकता हूँ, मुझे विश्वास है, वो आपकी स्ट्रेंथ हो गई। तीसरा क्वेश्चन आप जो खुद से पूछ सकते हो वो है आपका कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे दूसरों से अलग बनाती है, क्या मेरे अंदर कोई ऐसी यूनिक चीज़ है जो मुझे दूसरों से अलग बनाती है। अगर वो है आपके अंदर तो वो आपकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अगेन फोर्थ पॉइंट आपका वही कि आपके कॉम्पिटिटर से कोई ऐसी चीज़ है जो आपके कॉम्पिटिटर से बेहतर कर रहे हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वो हो, चाहे आपने कोई बिजनेस किया, चाहे आपने कोई रेस्टोरेंट खोला। तो ये सारे क्वेश्चंस आप जब पूछते हो और जो इनके आंसर आएंगे वही आपकी क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है आपका वीकनेस। क्या आता है आपका, वीकनेस। वीकनेस में बिल्कुल स्ट्रेंथ का उल्टा कर दो, वो चीज़ जो आप दूसरों से अच्छी नहीं कर रहे, नॉट डूइंग वेल, नॉट डूइंग वेल। या तो बिल्कुल स्ट्रेंथ का अपोजिट कर दो कि वो चीज़ें जो आप दूसरों से अच्छी नहीं कर रहे वो आपकी वीकनेस हो गई, फर्स्ट चीज़। या फिर दूसरी चीज़ ये कि जब सामने से आपको कोई आके ये कह दे या आपको खुद लगे कि यार ये बेहतर हो सकता था, क्या चीज़, ये बेहतर हो सकता था, तो वो आपकी क्या होती है, वीकनेस होती है। और वीकनेस को कैसे पहचानते हैं, बिल्कुल वो जो हमने स्ट्रेंथ के क्वेश्चन थे उसको अपोजिट करते हैं। कोई आपको आके प्रेज नहीं कर रहा, कोई आपको आके कंप्लेन कर रहा है कि यार ये चीज़ तो तू बहुत ख़राब करता है, मत ही किया कर। ठीक है, आपके कस्टमर्स आपको कह रहे हैं यार बेकार है, मत किया कर। ठीक है, जहाँ पे आपको खुद ही ये फील हो जाए कि यार कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा मुझे इसमें, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जो कॉम्पिटिटर हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या फिर जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपसे बेहतर कर रहे हैं, है ना। हालांकि इस पॉइंट को मैं ये नहीं कहता कि बहुत वैलिड पॉइंट है, बट जब अपनी वीकनेस पहचानने की बात आती है ना तो हमें हर वो पॉइंट कंसिडर करना चाहिए जिससे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आए। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट जो इसमें आप सोच सकते हो वो ये है कि आपके पास रिसोर्सेज होते हुए भी आप जो चीज़ नहीं कर पाए वो क्या थी, वहाँ पे इसका मतलब आपके साथ में कुछ कमियां रही। ठीक है, ऐसे ही आप में 2-3 क्वेश्चन और आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, वो सारे के सारे आपको क्या बताएंगे कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं। जैसे कहीं पे आपको लगे कि आप किस पर्टिकुलर पार्ट पे इम्प्रूव कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि इसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरा, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होता है कि कहीं मार्केट में गैप था आपके लिए, कहीं मार्केट में गैप था आपके लिए, आपने उसे समय से पहचान लिया और उसे पकड़ लो अपना भविष्य बनाने के लिए। सिंपल है इसका। अपॉर्चुनिटी क्या है, कहीं मार्केट में गैप था या फिर आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपके पास एक अवसर था, आपने उसे पकड़ लिया और आप कामयाब हो गए। सिंपल, वह अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं एक बहुत रिसेंट एग्जांपल लेता हूँ, बोट के हेडफोन्स तो सबको पता होंगे, आजकल बोट कंपनी बहुत ज़्यादा चल रही है ना, भारत में बोट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। तो बोट ने क्या किया, आते ही बोट ने देखा कि अपॉर्चुनिटी क्या है, बोट ने देखा अपॉर्चुनिटी है, एप्पल जो है वायरलेस ईयरपॉड्स बना रही है और एप्पल बेच रही है उसे 15,000 के। एप्पल क्या कर रही है,
एप्पल 15,000 के ईयरपोड्स बना दिए, और उन्होंने ये भी देखा कि यार लोग इतना महंगा नहीं खरीद सकते, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम ईयरपोड्स बनाए, वायरलेस ईयरपोड्स बनाए सबके लिए, जो आसान होता है। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये ईयरपोड्स होते हैं, ठीक है, इनमें वायर नहीं होती, आप इन्हें ऐसे कान में लगाओ और गाने सुन सकते हो, सबको पता है। बट मुझे लगता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद किसी रूरल बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए था ये, ठीक है। तो एप्पल ने ईयरपोड्स बनाए और वो बिक रहे थे 15,000 रुपये के। बोट ने देखा कि यार लोगों को ये चाहिए तो, बट लोग खरीद नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि महंगा है। तो बोट ने देखा कि अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम इसे 2-3 हज़ार रुपये की रेंज में बना दें तो हमारा बिकेगा, और बोट ने बिल्कुल यही किया। बोट लेकर आया अपने वायरलेस ईयरपोड्स, और बोट ने उसे जो है 2-3 हज़ार रुपये में लॉन्च कर दिया, और सबने खरीदा। आज बोट जो है ना, बोट, मैं आपको बस एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ। बोट ने आखिरी साल में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 76 करोड़ रुपए कमाए हैं प्रॉफिट में, ठीक है। ये कंपनी तो बहुत बड़ी है। और आज तो मतलब आप देखो, एक साल में इस कंपनी ने 76 करोड़ रुपए कमाए। क्यों? क्योंकि इसने अपनी अपॉर्चुनिटी देखी। इसी तरीके से वन प्लस ने अपनी अपॉर्चुनिटी देखी थी। जिस मोबाइल को आज से पहले कोई जानता नहीं था वन प्लस के, उसने अपना गैप देखा कि अच्छा इस मार्केट में यहाँ गैप है, यहाँ हम घुस जाते हैं। इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, आपको अपने लिए एक गैप ढूंढना पड़ता है कि मैं कहाँ बेहतर कर सकता हूँ, कहाँ पे कोई चीज़ मिस हो रही है, और बस आपको उसे पकड़ना है एज अ अवसर कि वो ज़िंदगी ने आपको मौका दिया है, और उसे फिर छोड़ना नहीं है, और आप डेफिनेटली कामयाब हो जाओगे, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन अगर आपको खुद से पूछना होता है तो आपको ये देखना है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए फेवरेबल है, इकोनॉमिकली फेवरेबल हो या कुछ भी हो, ऐसे मतलब आप खुद से पूछो कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से पैसा आ सकता है मेरे लिए, क्या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से मुझे जॉब मिल जाएगी और मेरी जॉब सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछना है कि कोई चीज़ मेरे लिए फेवरेबल है, वो इकोनॉमी फेवरेबल हो या पॉलिसी के हिसाब से फेवरेबल हो या लीगली फेवरेबल हो, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको जो है ना, क्वेश्चन नहीं पूछना होता, अपॉर्चुनिटी देखते हुए आपको, अपॉर्चुनिटी के लिए मैं 3 चीज़ें कहूँगा आपको, कि आपको अपनी आंखें रखनी होती है खुली, कान रखने होते हैं चौकन्ने, और ऑब्जर्वर बनना होता है एक बहुत ही ढंग का। एकदम हर चीज़ को ऑब्जर्व करो कि यार ये चीज़ यहाँ मिस है, अगर मैं इस गड्ढे को भर दूँ तो मेरा कुछ हो जाएगा, बस, ठीक है। तो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ अपनी बात कि आंखें रखनी है खुली, कान रखने हैं चौकन्ने, और चीज़ों को ऑब्जर्व करना है बहुत ही केयरफुली, और उसमें ढूंढनी है कि प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप लेके आते हो तो आप अगला बड़ा बदलाव कर सकते हो भारत में या फिर पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी वाला पॉइंट आपको मैंने कर दिया। थ्रेट्स, सबसे पहले थ्रेट्स समझते हैं कि होता क्या है। थ्रेट्स क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। थ्रेट का हिंदी में मतलब होता है धमकी। थ्रेट का हिंदी में मतलब होता है धमकी। और धमकी एक ऐसी चीज़ होती है जो मिलती तो हमें बाहर से, जाती हमारे अंदर है, और हमारे अंदर से हमें नेगेटिवली अफेक्ट करती है। क्या करती है? हमें नेगेटिवली अफेक्ट करती है, नेगेटिवली अफेक्ट करती है। क्या होता है धमकी? आती तो बाहर से, जाती हमारे अंदर है, और हमें अंदर से जो है नेगेटिवली अफेक्ट करती है, हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी छोड़ देती है। तो किसी इंडिविजुअल में धमकी का मतलब, अगर मैं इसे प्रोफेशनल लाइफ में लेके जाऊं तो धमकी का यहाँ पे क्या मतलब है, या थ्रेट्स का यहाँ पे क्या मतलब है, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को, वो बाहर की थी बट उसने आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी ला दी, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को हिला दिया, वो आपके जो है थ्रेट्स होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज करो आपका एक रेस्टोरेंट है, आपका एक बहुत बढ़िया और बहुत शानदार रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब आपका रेस्टोरेंट जो है ना ऑफलाइन चलता है, मतलब लोग आते हैं रेस्टोरेंट में, लोग बैठते हैं, लोग खाते हैं, लोग चले जाते हैं, आपका बहुत बढ़िया चल रहा है। कल को
जोमेटो आ गया, स्विगी आ गया। जोमेटो और स्विगी आ गए और लोगों ने जो है जोमेटो और स्विगी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब लोग आपके रेस्टोरेंट में आ ही नहीं रहे हैं, खा ही नहीं रहे हैं, भीड़ ही घट गई। वो लोग जो 100 आ रहे थे उनमें से 80 लोग ने घर मंगवाना शुरू कर दिया। और क्योंकि आप ट्रेंड के साथ नहीं चल रहे थे, आपने ऑनलाइन डिलीवर करना नहीं सोचा, आपने सोचा कि मेरा तो ठीक चल रहा है, मैं नहीं कर रहा ऑनलाइन के चक्कर में, मुझे नहीं समझ में आती ये चीज़ें। तो आपने क्या किया, वो जो छोटे छोटे लोग थे उन्होंने जोमेटो स्विगी से लोगों के घर डिलीवर करना शुरू कर दिया और आपके जो है यहाँ पे ग्राहक घटते चले गए, आपके कस्टमर्स घटते चले गए। तो वो जहाँ पे 1 घंटे में 100 लोग आ रहे थे वहाँ पे अब 1 घंटे में बस 20 लोग आने लगे। तो ये हुआ एक तरीके से धमकी। इसमें क्या हुआ, जोमेटो और स्विगी जैसे लोगों ने वो आपके रेस्टोरेंट को क्या कर दिया, डाउन कर दिया। तो यानी कि एक ट्रेंड चला और उस ट्रेंड में आप अपने आप को फिट नहीं कर पाए और उससे वजह से क्या हुआ, आपका बिजनेस, आपकी पर्सनल और या प्रोफेशनल या कोई भी करियर वाली लाइफ है वो अफेक्ट हो गई। तो इस केस में आपको इससे बचने के लिए और आपको इसके साथ चलने के लिए, इसका एनालिसिस करने के लिए जिस चीज़ का ध्यान रखना होता है वो होती है कि क्या अपने आप से जो क्वेश्चन पूछने होते हैं आपको खुद से, वो होते हैं कि क्या आप ट्रेंड के साथ चल रहे हो, आर यू विद ट्रेंड, आप ट्रेंड के साथ हो, आर यू विद ट्रेंड। कि जो मार्केट में ट्रेंड चल रहे हैं, पढ़ाई के जो ट्रेंड चल रहे हैं, जैसे पहले आप पढ़ाई करते थे बुक्स से, इजी था, सब कर रहे थे, बट अचानक से जो है लॉकडाउन आ गया, लोगों ने यूट्यूब पे पढ़ना शुरू कर दिया, मोबाइल ऐप्स पे पढ़ना शुरू कर दिया। वो लोग जो मोबाइल और यूट्यूब पे नहीं पढ़ पाए वो कहीं ना कहीं पीछे होते चले गए। ये होता है थ्रेट में, और इसी चीज़ को आप एनालिसिस करना होता है कि क्या मैं वक्त के साथ और ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ या फिर कोई बाहर से कोई चीज़ आ रही है और मुझे पीछे करती जा रही है और मैं कदम से कदम नहीं मिला पा रहा उस चीज़ के, मैं टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर पा रहा। तो वहाँ पे आपको खुद से क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं कि क्या आप ट्रेंड के साथ साथ हो, कि क्या जिस मार्केट में आप हो वहाँ पे दूसरे लोग भी आ रहे हैं, न्यू कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, न्यू राइवल्स, ठीक है, न्यू कॉम्पिटिटर्स भी कह सकते हैं, राइवल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या नए लोग आ रहे हैं, क्योंकि नए लोग आएंगे तो भी आपका जो है कहीं ना कहीं डाउन जाएगा। कि ऐसे समझो आपकी एक मार्केट है, मार्केट में आपकी दुकान है और आप ही जो है अकेले ऐसे हो जो मसाले बेचता है, ठीक है। थोड़े दिन बाद यहाँ 10 लोग और आ गए, तो जो आपका धंधा चल रहा था ना, इतना बढ़िया बिजनेस चल रहा था मसाले बेचने का, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घट जाएगा। तो आपको ये पूछना है अपने आप से कि क्या इस बिज़नेस में और भी नए लोग आ रहे हैं, ठीक है। क्या जो नए लॉज आ रहे हैं, जो नए नियम आ रहे हैं, जो पॉलिसीज़ आ रही हैं नई, क्या वो आपके फेवर में हैं या नहीं हैं। नए लॉज एंड नए पॉलिसीज़ जो आ रही हैं वो आपके फेवर में हैं या नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद एक जो और क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ सकते हो वो ये है कि क्या मार्केट में रिस्क है, मार्केट पूरी अफेक्ट हो रही है या सिर्फ आप अफेक्ट हो रहे हो। अगर पूरी मार्केट अफेक्ट हो रही है तो मैं कैसे बच सकता हूँ, और अगर पूरी और सिर्फ आप अफेक्ट हो रहे हो तो आप सीरियसली कुछ गलत कर रहे हो, आपको उस पर इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारी चीज़ें हैं जो हमें SWOT एनालिसिस में ध्यान रखनी होती हैं। इस तरीके से ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए खुद से, तब आप जो है अपना एक पूरा का पूरा पर्सनल स्ट्रेंथ एनालिसिस का चार्ट बना सकते हो। अब आता है यहाँ पे SWOT एनालिसिस प्रोसेस, कि अब इसको करने का प्रोसेस क्या है। इसको करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, मैं सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, 1 मिनट में इसे ख़त्म कर देता हूँ। आप एक पेज लोगे, एक पेज के 4 हिस्से करोगे, यहाँ पे लिखोगे अपनी स्ट्रेंथ, यहाँ पे लिखोगे अपनी वीकनेस, यहाँ पे लिखोगे अपनी अपॉर्चुनिटी, यहाँ लिखोगे अपने थ्रेट्स, ठीक है। अभी मेरी जगह एक स्क्रीन पे फोटो आएगा, ये एक SWOT का जो है एग्जाम्पल है। इस तरीके से SWOT जो है, SWOT एनालिसिस जो होती है आपकी रिपोर्ट काइंड ऑफ थिंग जो होती है वो इस तरीके से दिखाई देती है। अब आपका होमवर्क यहाँ से यही है कि आपको अपना SWOT एनालिसिस करके एक पेज पे लिखना है, ठीक है। जब आप उसे कंप्लीट कर लो फिर आपको जो है कमेंट करना है। कमेंट करने के बाद ऐसा हो सकता है कि मैं उसे जो है देखूं और फिर हम सैटरडे को उस पे बात करें, या फिर मैं लाइव आऊँ किसी सैटरडे को और मैं आपको उसके बारे में डिटेल डिस्कस करूँ उस चीज़ को कि
आपका जो स्वॉट एनालिसिस की जो रिपोर्ट्स आपके पास आई हैं वहाँ पे आप अपनी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हो उसे बेहतर बनाने के लिए। क्लियर है? आपको स्वॉट एनालिसिस का प्रोसेस पता लग गया। यहाँ पे वापस आ जाते हैं स्क्रीन पे अपनी। यहाँ पे आपने स्ट्रेंथ लिखी, वीकनेस ये करके आपका एक पूरा चार्ट बन गया पेज के 4 हिस्सों में। स्क्रीन पे वो आपने देख ही लिया है कि कैसे हुआ। ठीक है, तो ये होता है पूरा का पूरा स्वॉट एनालिसिस चार्ट। जो क्वेश्चंस आपको पूछने हैं अपने आप से वो आपको पता लग ही गए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए एक और टॉपिक आता है जिसको मैं 5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा और उसके बाद ये वीडियो भी ख़त्म हो जाएगी। थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट में एक जो टॉपिक है जिसे मैं 5 मिनट में कंप्लीट करने वाला हूँ वो ये है कि सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कि सेल्फ अवेयरनेस आपको किस तरीके से आती है, यानी कि आप खुद को और बेहतर कैसे जान पाते हो, अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी खामियों को कैसे पहचान पाते हो, और उस सब के बाद अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है, किस तरीके से वो बिल्ड होता है। तो उसके मोटे मोटे यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है आपका प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। तो जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लग गई, आपको अपनी वीकनेस पता लग गई, आपको अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स सब पता लग गया, तो उसके बाद पता है क्या करना है आपको करना है प्लान लाइफ में। और प्लान्स भी पता है अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म प्लान्स, एक होते हैं लॉन्ग टर्म प्लान्स। वो लोग जो प्लान करते हैं और अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं किसी भी अननोन चीज़ के आने के लिए, कि ठीक है कल को कुछ हो गया अगर तो मैं क्या तैयार हूँ। वो लोग जो अपने आप को तैयार करने की कोशिश करते हैं पहले, भले ही वो 100% ना कर पाएँ, 80% ही कर लें, वो लोग जो अपने आप को तैयार करते हैं किसी भी अपकमिंग चीज़ के लिए पहले ही, और वो जो लोग प्लानिंग करके चलते हैं वो लोग एक तो गिरते बहुत कम हैं। उनकी लाइफ में जो है ना अड़चनें कम आती हैं, क्योंकि वो पहले ही 80% ऑफ द चीज़ों का सॉल्यूशन कर चुके होते हैं। 20% अनएक्सपेक्टेड होती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं। वो इस आदत की वजह से एक ऐसा एप्टीट्यूड डेवलप कर चुके होते हैं कि ठीक है हम उनसे भी निमट ही लेंगे। तो वो लोग, या मतलब आप अपने आप को अगर बेहतर जानना चाहते हो, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहते हो, तो आपको प्लानिंग एंड प्रिपरेशन की एक प्रैक्टिस जो है करनी पड़ेगी। आपको जो है आने वाले समय के लिए प्लान करना होगा और अपने आप को हमेशा तैयार रखना होता है। जैसे 5 महीने बाद अगर एग्ज़ाम है ना, तो आज से पढ़ना शुरू करो। ये नहीं कि एग्ज़ाम में ही किताब उठा रहे हैं सुबह ही, ये एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो उस केस में क्या होता है, एक तो स्ट्रेस आपने इतनी ले ली है कि दिन में कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। 5 महीने से अगर आप लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, बहुत मत पढ़ो, आप 25-30 मिनट ही पढ़ लो एक सब्जेक्ट को, तब भी 5 महीने में आप जितना कवर कर सकते हो ना, उससे आप बहुत आराम से पास हो सकते हो। बट नहीं, हमें तो क्योंकि प्लानिंग नहीं करनी, हमें तो तैयार नहीं रहना एग्ज़ाम के लिए, तो हम फिर मार खाते हैं। फिर हमें कॉन्फिडेंस इतना भी नहीं होता कि हम पास भी हो जाएंगे, नहीं, हम खुद से क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि यार पता नहीं पास होंगे नहीं होंगे, है ना, चीटिंग तो चल ही नहीं। तो इसलिए प्लानिंग एंड प्रिपरेशन सबसे पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होता है। दूसरा है लर्निंग, नॉलेज एंड ट्रेनिंग। तीनों अलग अलग टर्म है। सबसे पहले आप सीखो, उसके बाद आप उस चीज़ को सीखने के बाद उसके अराउंड ज्ञान बटोरो और ज़्यादा। जैसे आपने इस चीज़ को सीख लिया यहाँ पे एक पॉइंट को, फिर उसके आसपास की जो नॉलेज है उसे कवर करो। फिर इसमें जो है अपने आप को ट्रेन करो, ऐसे ट्रेन करो कि आपसे बेहतर उसे कोई कर ही नहीं सकता। और जब आप ये करोगे ना, तो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा बोलने का, वो ऐसा होगा कि मतलब आप एक भीड़ में ना अलग ही दिख सकते हो, वो वाला कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना होता है खुद को बेहतर जानने और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाने के लिए। एक तीसरी चीज़ है पॉजिटिव थॉट। तो देखो, ऊपर वाली आप कितनी भी चीज़ें कर लो, अगर माइंड में नेगेटिविटी है ना, तो कोई भी चीज़ किसी काम की नहीं है यहाँ पे, कोई भी चीज़। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने विचारों को पॉजिटिव रखो। ऐसा मतलब इसे ऐसे समझो, आप बाहर जा रहे हो ना, तो पॉजिटिव सोच के जाओ कि ठीक है मैं पहुँच जाऊँगा। ऐसे नेगेटिव मत सोचो कि यार पता नहीं मैं पहुँच भी पाऊँगा नहीं, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, पता नहीं वो होगा भी या नहीं, मैं पास भी हो जाऊँगा या नहीं। पॉजिटिव थॉट रखोगे तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी, है ना। एक कर्मा करके एक थ्योरी है, जैसा आप सोचते हो ना वैसा आप बनते चले जाते हो।
तो जब आप पॉजिटिव रखते हो ना अपने थॉट्स को, तो पॉजिटिव चीज़ें होना स्टार्ट होती है आपके लाइफ में, और पॉजिटिव चीज़ें अगेन आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगी। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, यूज़ क्रिटिसिज्म एज लर्निंग। ये इस चीज़ को मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जब कोई आपको आके क्रिटिसाइज़ करे ना, या आपकी आलोचना करे, आपकी चीज़ों में खामियां निकाले, आपके काम में बुराई निकाले, तो उसे ना पर्सनली नहीं लेना है कि यार इसने मुझे बेकार कह दिया, मैं कर ही नहीं रहा, मैं छोड़ दूंगा। नहीं, डिस्करेज नहीं होना है, इनकरेज होना है कि यार इसने मुझे बुरा बता दिया, इसने मेरे काम को ख़राब बता दिया, इसने किस पॉइंट पे मुझे ख़राब बताया, मैं उस पॉइंट पे काम करूँगा और अगली बार मैं इस काम को और बेहतर करूँगा। तो हमेशा जो है अपने जो आपकी कोई आलोचना कर रहा है उससे सीखना है आपको, ठीक है। इस एज में अगर आप सीख लोगे, अपनी आलोचना को अगर सीखने के लिए आप इस एज में इस्तेमाल कर सकते हो, तो आने वाला समय बहुत अच्छा है। बाद में आपको आलोचना ही लगेगी। आज तो आप सीख सकते हो, कल शायद आप सीख भी ना पाओ आलोचना, उसके बाद आप ऐसे ना आदमी से लड़ने लग जाओगे। बट आज सीख सकते हो तो आज सीखो। आज आपको कहने वाले लोग आएंगे, आपको सिखाने वाले लोग आएंगे, कल आपको सिखाने वाले लोग भी ख़त्म हो जाते हैं लाइफ से, बहुत छोटे से हो जाएं, एक दो कोई ऐसे हो जाते हैं लोग कि यार इसे क्या ही कहना, छोड़ो। एक और जो चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा लास्ट में, वो है कीप काल्म, ठीक है। कीप काल्म, खुद को शांत रखना सीखो। ये मैंने क्यों ऐड किया पता है? जिस एज में आप हो, क्योंकि मुझे पता ज़्यादातर बच्चे वो हैं जो ऐसे 16 से लेके ऐसे 22 की एज के आसपास के बच्चे हैं। तो जिस एज में हम होते हैं ना अभी, हमें आता गुस्सा बहुत जल्दी, और उस गुस्से के चक्कर में कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, मेरे पर्सनल देखे हुई चीज़ें हैं, उस गुस्से के चलते ऐसा हो जाता है कि हम ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ पे हमारा इतना समय ख़राब हो जाता है और हमें कुछ पता नहीं चलता उस समय का। और उस समय बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आप ऐसे 3-4 महीने वेस्ट कर दो किसी फालतू की चीज़ में जिससे आप बच सकते थे, सिर्फ कब, जब आपको शांत रहना था। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हो, है ना, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, ऐसे जैसे आजकल बोलते रहते हैं, किसी ने आपको आँख दिखा दी हल्की सी, तो चुपचाप निकल जाओ वहाँ से। ज़रूरी नहीं है उसने आँख दिखा दी तो आप जो है उसके जाके मारोगे या उससे कहोगे हाँ भाई क्यों ऐसे आँख दिखा रहा है। तो जहाँ पे एक शांत रहने से आपके बहुत सारा वक्त बच सकता है, आपका मेंटल पीस आपके पास रह जाएगा, आप शांति रहेगी आपके दिमाग में। तो वहाँ पे कोशिश यही करनी है आपको कि शांत रहना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड कर दिया यहाँ पे कि आपको शांत रहना है, और शांत अगर आप रहोगे तो आप अपने माइंड को ना थोड़ा सी स्पेस दे दोगे अच्छी चीज़ों पे सोचने के लिए, रादर दैन कि आप नेगेटिविटी को जो है अंदर आने दो अपने दिमाग के। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया है कि एक, मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ आपको घर से कुछ करो, बट अगर आप ये एक पार्ट करोगे कि आप जो है अपना स्वॉट एनालिसिस की एक मैट्रिक्स बनाओगे, जिसमें अगेन क्या होगा, एक पेज के 4 हिस्से, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, ये मैं चाहता हूँ कि ये सब आप भरो, ठीक है। फिर हम आपके इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।